अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पंजीकृत द्वारा शैक्षिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह शंभुदयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विजेंद्र भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमसेना एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार प्राचार्य अग्रसेन पीजी कॉलेज सिकंदराबाद, भूपेश दिनकर खंड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद, श्रीमती कुसुम सिंह खंड शिक्षा अधिकारी एवं श्री दीपक कुमार खंड शिक्षा अधिकारी आदि ने कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर सुनील कुमार जी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। भूपेश दिनकर, कुसुम सिंह एवं दीपक कुमार जी ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर विचार रखे। प्रधानाचार्यों में श्रीमती सुषमा सुमन नूरपुर, कविता सिंह दुहाई, श्री प्रेम सिंह मंडोला, ऋषिपाल सिंह हापुड़, विजय सिंह बत्स्याना, मुकुट सिंह बौद्ध गौतम बुद्ध नगर, राजेश कुमार गौतम बुद्ध नगर, योगेंद्र कुमार गढ़ से, श्रीमती सारिका चांदका एवं मुन्नी देवी आदि ने शिक्षा के महत्व एवं जागरूकता पर विचार रखे। मुख्य अतिथि श्री विजेंद्र भारतीय ने संगठन के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव सिंह एवं महासचिव श्री देवेंद्र जी ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। आचार्य श्री देवेंद्र कुमार जी को कि वो संगठन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। और जैसा कि मुझे बोलने का अवसर देने के लिए संजय जी का धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले न सिर्फ भारत रत्न बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बहरों को कान दिए और वंचितों और दलितों को मान सम्मान दिया, उनके चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके विचारों से प्रभावित होकर जो ये संगठन के संक्षिप्त परिचय की बात है, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो इतने कंठस्थ हैं हम सभी के कि बच्चा बच्चा उन तीनों मंत्रों को जानता है। मंत्रों को जानता है, शक्ति को भी नहीं पहचानता। जिन्होंने उनकी शक्ति पहचानने की कोशिश करी है, उनका अलग ही एक नज़रिया बन गया है। शिक्षित हम जो आज के सभागार में बैठे हैं सभी शिक्षित हैं, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। और यहाँ हम सबका बैठा होना उनके जो दूसरा मंत्र है संगठित होने का, अपने आप में प्रदर्शन करता है। तीसरे मंत्र की बाबा साहब की बात करें, संघर्ष करो, तो साथियों संगठन का मतलब ही ये है कि जब हम संगठित हो जाते हैं तो जो हमारा संघर्ष है वो आधा हो जाता है। जो अकेले आपको 4 गुना ताकत लगानी थी, संगठन के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आधा रह जाता है। बाबा साहब की इसी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ते हुए अनुसूचित जाति जनजाति माध्यमिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से 2007 में संगठन की शुरुआत करी गई। क्योंकि नए साथी भी हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा संगठन से परिचय हो भी जाएगा कि मैं 2007 की यदि स्थिति बताऊं आपको, तो स्कूलों में एससी टीचर्स तो थे, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। और जब जानने की कोशिश की तो आप ये विश्वास करें, जब हम लोगों ने जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया कि दूसरा टीचर बताने को तैयार नहीं था कि यहाँ कौन एससी टीचर है, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अभी 12-14 साल पहले उन्हें लगता था जन क्या पूछ लिया। खैर ऐसे दौर में आगे चलते हुए धीरे धीरे बढ़ते गए, पता लगाया, साथियों को जोड़ा, और जो एक कड़ी होती है ये सम्मेलन कह लीजिए, समारोह, संगठन की जो संगोष्ठियां हैं, वो एक इसी का परिणाम है कि हम सब लोग
गाजियाबाद ही नहीं, यहाँ पर यदि आप देखें तो 3-4 जिलों से लोग बैठे हुए हैं। और ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल हैं वो मुझे भी शायद जानते ही हैं, पर मैं उन्हें ज़रूर बाय फेस भी पहचानता हूँ, वैसे स्कूल से भी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये संगठन का वो है। और चूंकि हम सब साथी संगठनों के द्वारा एक दूसरे के संघर्ष में भी खड़े रहे हैं, वार्षिक सम्मेलन होते रहे हैं। साथियों, जो कुछ टीचर्स या प्रिंसिपल्स किन्हीं कारणों से जो बिल्कुल अपरिहार्य नहीं है, जब इस तरह की कॉल होती है, संगठनों के बुलावे होते हैं और उसको मिस करते हैं, तो ये ना सोचना कि उन्होंने कुछ बहुत भला काम कर दिया या नहीं गई तो कोई होगा। आप एक इतने बड़े उससे अवसर से चूक जाते हैं कि जहां आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते थे। और चूंकि शब्द जिंदगी बदल देते हैं, ना जाने यहाँ पे जैसे अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, जब आप अपने विचार रखेंगे तो किसका विचार किसके उसको कितना प्रभावित कर जाए, तो हम सब उससे चूक जाते हैं। जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो हम सबको उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो इसी उसको करते हुए वार्षिक सम्मेलन रखे गए, जो क्रमशः सिद्धार्थ इंटर कॉलेज हापुड़ में भी और वहाँ पर बक्सर में भी, अलग जगह मोदी नगर में भी एक कोशिश की गई कि वार्षिक सम्मेलनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर करके उससे और जागरूकता फैलाई जाए। उसका परिणाम ये होगा कि हम और जो किसी कारणवश नहीं मिल पा रहे हैं, दूरी के या जो भी कारण रहे हों, वो सब भी इससे जुड़ जाएं। और एक साथ ही साथ एक बात और भी थी कि जो साथियों की समस्याएं हैं, कई बार हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं और इसका हम उदाहरण दे भी सकते हैं कितने सारे, कि उनमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक गाइडेंस मिल जाए, सिर्फ एक लाइन आपको मिल जाए कि आप इसे ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, तो उसका ये होता है कि जो आपका संघर्ष था वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो हमें जो वो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संगठन से जुड़े रहें, हर रूप से जुड़े रहें, तन मन धन। जब भी संगठन को आवश्यकता हो, हमें बिल्कुल उसके साथ खड़े रहना है। उसी क्रम में चूँकि अभी देश में दुनिया पे एक बड़ा काल गुजरा है, कोविड काल, तो सब सुरक्षित हैं। ईश्वर से हम तो दुआ करते हैं कि हमारे सभी साथी आगे भी सुरक्षित रहें। इस कोविड काल में सारी जो स्थितियां थी वो बदल गई परिस्थितियां, और चूंकि पिछली साल उसी के कारण किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं हो पाई, हम सम्मेलन भी नहीं कर पाए, और तो अब इस साल सोचा कि अब परिस्थितियाँ थोड़ी सामान्य हैं तो फिर से गैदरिंग की जाए और सब, जिससे कि सबका एक दूसरे से परिचय हो जाए। जो कार्यक्रम से पहले जो परिचय का जो एक दौर था, वो इसलिए भी था कि हम चेहरे से तो पहचान लेते हैं, लेकिन बाकी बार कई सारी चीज़ों में हम नहीं पहचान पाते। तो ऐसी स्थिति में कि जब परिचय हो जाए तो हम ये भी जानने लगे कि हाँ भाई, कौन कहाँ से कैसे है, हमारा जो विस्तार है वो ज़्यादा हो जाए। संगठन शुरू से ही अच्छा, एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा कहूँगा, हम बहुत सारे शिक्षक तो शुरू से ही थे, लेकिन पिछले 5-7 साल से परिस्थितियाँ चेंज हुई। जहाँ जिन स्कूलों में एससी के टीचर दिखाई नहीं देते थे, अब वहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं। और आप साथियों इस पर ताली बजा सकते हैं, जो मैंने 4-5 उसमें संपर्क करा है, लगभग 60 प्रिंसिपल्स को मैंने कॉल करा है। तो आप ये जान लीजिए कि जो 3-4 जिलों में 60 प्रिंसिपल आपके एससी प्रिंसिपल्स बैठे हैं, उन क्षेत्रों में बैठे हैं कि जहां टीचर का होना मुश्किल है, कल्पना नहीं की जा सकती थी 20 साल पहले, वहां पर प्रिंसिपल्स बैठे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पर साथ ही चूंकि प्रधान आचार्य है, होता तो आचार्य ही है, आचार्य में प्रधान है, 3 पीरियड कम कर गए, बाकी 10 पीरियड के उसके सिर में गले को और बहुत सारी जिम्मेवारियां डाल दी। लेकिन इस सब के साथ एक चीज़ है, साथ ही जो प्रिंसिपल्स की, अब चूंकि संगठन है, संगठन के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, हम सब प्रिंसिपल्स भी हैं और शिक्षक भी हैं। दोनों की समस्या थोड़ी सी डिफर होती है। प्रिंसिपल की समस्या कुछ अलग तरह की होती है और टीचर की समस्या अलग तरह की होती है। और संगठन का उत्तरदायित्व ये है
कि उसको दोनों समस्याओं के बीच में समन्वय बना के चलना है, किसी शिक्षक का अहित ना हो जाए और कोई प्रिंसिपल भी अपना किसी उसमें फंस न जाए। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से वार्ता करते रहें, जहाँ मार्गदर्शन मिल सके वहाँ मार्गदर्शन मिले। एक गलत कदम उठाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप रुके रहें, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और अभी एक घटना का जिक्र करूँगा मैं। रिसेंटली एक जगह उसके बारे में थोड़ी सी गलत सूचना भी दी गई थी, आप सभी बैठे हुए, इस सूचना को कन्वे करना। होता क्या है कि हम जो यहाँ से आपसे किसी सूचना को, किसी घटना को शेयर करते हैं तो सामान्य तौर पर वो आप तक ही रह जाती है और बाकी साथियों के पास में नहीं पहुँच पाती। उसका परिणाम ये होता है कि कई ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक ही संगठन कभी भी वो नहीं होता, पार्टियां भी बीच में बनी हुई है, सब अलग विचारधारा के हो सकते हैं, तो वो एंटी उसमें करने लगते हैं। साथियों, एक घटना रिसेंटली आप सब परिचित हैं, वो है KN इंटर कॉलेज मुरादनगर की, जो किसान नेशनल इंटर कॉलेज मुरादनगर में है। वहाँ हमारी प्रधानाचार्य हैं बहन जी सारिका चांदना, और 20 उसको अक्टूबर की बात में, सितंबर की, हाँ 20 सितंबर को मैनेजमेंट कमेटी, दरअसल होता क्या है कि जो प्रधानाचार्यों के लिए विशेष तौर पे जो गांव में जो स्कूल हैं वह मैनेजमेंट सामान्य तौर पर गांव का ही होता है, और वो स्कूल प्रशासन में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं कई जगह। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और कई बार ये देखा गया या होता भी है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन सामान्य वाला सिर्फ आपको इसलिए महत्व नहीं दे रहा कि आपकी जाति उसके मैच में नहीं है, या वो जाति नहीं है कि जिसके वो पैर छूते हैं, इसलिए वो आपको अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। जो सारिका चांदना मैडम है, यहाँ है हमारी प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनके साथ में कुछ मेंटली हैरेसमेंट करा गया, और जो जातिगत आधार पर था। उस सब में संगठन उनके बराबर साथ में खड़ा रहा। मैडम जब बोलेंगे उनको मौका दिया जाएगा, आप समझेंगे। और एक ये संगठन की ही बदौलत थी कि उस घटना में SC और ST एक्ट जो है उसमें मामला निरुद्ध हुआ। शिक्षा अधिकारियों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो गाजियाबाद में जो DIS है, उन्होंने सोचा कि शायद होगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले मुकदमा दर्ज कराओ तब कोई कार्रवाई होगी। तो मुकदमा दर्ज करने में वहाँ भी इतनी आसानी से होता भी नहीं है। सब बचते हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो भी बचता है, बाकी भी बचते हैं कि इसमें ना ही दर्ज हो, लेकिन वो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और उसमें हमारे मंचासीन साथी बैठे हुए हैं, विजेंद्र भारती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भीम सेना के, उनकी बड़ी महती भूमिका रही। जब आप साथ चलते हैं तो आप चलो तो सही, बहुत सारे आपके साथ लगने को तैयार हैं, उनकी बड़ी बहुत महती भूमिका रही। अब चूंकि वो हो गया, इसलिए इसको मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ कि उसमें एक दो जगह से और सुनाई दिया कि नहीं उसमें तो उन्होंने समझौता कर लिया, संगठन को पूछा नहीं, इसको नहीं करा, उसको नहीं करा। इस तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। और हापुड़ से एक साथी ने बताया था, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पर तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं और संगठन ने कुछ करा ही नहीं। मगर आपको शायद जानकारी नहीं है कि उसमें इस तरह से हो चुका। साथियों, जब तक आपकी समस्या आपके पास है वो आपकी है, जब आपकी समस्या संगठन के पास है तो फिर वो संगठन की भी समस्या है। और आप ये मान लीजिए कि एक इतनी बड़ी समस्या को आपने टुकड़ों में बिखेर दिया है और फिर संगठन उसमें सक्रिय हो जाता है, और उसके साथ साथ जो भी उसकी वैधानिक हैं लीगल कार्रवाई है वो भी है, और हम सब साथ में मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था कोई परफेक्ट नहीं है किसी भी तरह की। अब जो व्यवस्था है उसमें दुनिया भर की खामियां हैं, कई बार हमें शिकायत होती है, लेकिन उन सब का हमको संवैधानिक रूप से हल तलाशना होता है। एक दो साथी कहते हैं कि संगठन में, क्योंकि संगठन की बात चल रही है कि संगठन ऐसा नहीं कर रहा वैसा नहीं कर रहा, तो ऐसे साथियों के लिए मेरा यही सजेशन है कि संगठन की भी एक अपनी मर्यादा है, अपनी एक सीमा रेखा है, और चूंकि हम सब सरकारी उससे तंत्र से बंधे हुए हैं तो उससे बाहर जाकर भी हम नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारे सामाजिक संगठन है तो वो साथ रहेंगे और वो साथ दे भी रहे हैं। तो उन साथियों के लिए
कार्रवाई होती है। ऐसा कोई ऐसा केस नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जहां संगठन ने हाथ में लिया और वो केस पूरा नहीं हो। अभी यहाँ पे उपस्थित हुई होंगी शायद गंगा शरण जी, एक हमारे साथी हैं, उनकी मैसेज आई हुई है क्या? अच्छा, हाँ, हमारे 2 साथी कोविड में, दुख की बात थी कि वो कोविड में उनकी डेथ हो गई और यहीं से उनसे ये हो सकता, देखो वो शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमने DIS ऑफिस में उनका किस तरह से वो करा जाता है, अहर्ताधारी होने के बाद में क्लर्क ग्रेड में उनको कंपनसेट सर्विस दे दी गई। ताली की बात ये नहीं है, अहर्ताधारी होने के बाद में और आप उन्हें क्लर्क ग्रेड में सर्विस दें। संगठन ने उसमें कोशिश की, बताया कि ये गलत है जो DIS ऑफिस में है, कि जब वो एक शिक्षक की योग्यता रखती हैं तो उनको शिक्षक में का वो मिलना चाहिए पद, और फिर वो वापस करेगी। आज वो जावली में, किसान इंटर कॉलेज है जावली में, यही गाजियाबाद में, अब वो वहाँ पे TGT में अपना कार्य कर रही हैं। ये संगठन की उपलब्धि है भाई, आपका हक सुरक्षित रहना चाहिए संगठन के उसमें, तो ये है। दूसरा जो वो थे ब्रजेश जी हैं, वो चिरौड़ी से, वो भी दुखद था, कोविड में वो ख़त्म हो गए। उनके वहाँ पे पता करा गया कि भाई क्यों नहीं अभी तक वो करा गया कंपनसेट सर्विस में, तो यहाँ से बताया गया DIS से, और जो उनसे बात हुई कि उन्होंने अभी खुद ही उसको डिले कर रखा है कि पहले मैं अहर्ता ले लूँ और उसके बाद ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो ये भी एक थोड़ा सा गाइडेंस का अभाव है, डायरेक्ट वो टच में नहीं आए यहाँ से, कि जो कंपनसेट सर्विस होती है, ईश्वर ना करे किसी को उसकी करने की आवश्यकता पड़े, पर जो कंपनसेट सर्विस होती हैं इनमें अहर्ता बाद में भी धारित कर ली जाती है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो टीचर पे, पोस्ट ग्रेजुएट में टीचर पे नियुक्त कराया जा सकता है, और B.Ed करने के लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, और जिनकी क्लर्क ग्रेड में कंपनसेट में सर्विस आती है वो बाद में CCC करने के लिए भी उन्हें टाइम दिया जाता है। तो ऐसा नहीं था कि पहले आप पूरी योग्यता धारित करें और फिर उसको ज्वाइन करें। तो खैर चलो, उनका वो रहा होगा, वहाँ पर संगठन अपनी पूरी सक्रिय भूमिका निभाता रहा DIS स्तर पर, और जहाँ भी जिस स्तर पर नहीं। साथियों, जहाँ आपके लिए लड़ने की बात आती है, तो चाहे JD ऑफिस हो, चाहे DIS ऑफिस हो, ना सिर्फ यहाँ का हो, वो अनिल जी साथ आए हुए हैं, अनिल उपेड़ा से आए हुए हैं कि अनिल जी उपेड़ा में, उन पर बीच में चार्ज रहा था, कई सारी समस्याएं, वो चलो किन्हीं कारणों से नहीं आए हुए होंगे। तो ये नहीं कि केवल यहीं पे है, तो वहाँ पे हापुड़ में उनकी वहाँ पे हेल्प करेगी संगठन के द्वारा। तो जो जहाँ पे, और अभी राम सिंह जी भी शायद उपस्थित नहीं है बागपत से, कह रहे थे उनका एक प्रोग्राम और है कि ये संगठन उसमें भी लगा हुआ। एक चीज़ और भी बताऊँ मैं, हमारे जो प्रिंसिपल साथी हैं सब एडहॉक बेसिस वाले ही, आयोग वाले तो मुश्किल ही है, जो GIC में हैं उनको छोड़ दें, लेकिन GIC में भी अभी प्रभार ही दे रखे हैं, पूरी तरह से सेलेक्ट वो भी नहीं कर रखे, तो एडहॉक बेसिस पे हैं। एडहॉक को कन्फर्मेशन करने के लिए एक अलग से मुहिम चल रही है, उसमें जो 2-3 आज वो वहाँ पे मिलना था मंत्री जी से, तो उसमें कई साथी जो है वहाँ पर भी गए हुए हैं। 2004 में एक हुआ था कन्फर्मेशन, उसके बाद से नहीं हुआ। आज शिक्षा की ये स्थिति आ गई है कि आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, वहाँ पे लगभग 30% आपके SC प्रिंसिपल्स हैं। कुछ ज़िलों में इसकी संख्या और भी ज़्यादा है। तो अब सरकार क्यों इस पर निर्णय ले रही है? इस सब के लिए संघर्ष का रास्ता चुना गया है, संगठन उसमें भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है। तो जहाँ इसी में एक और चीज़ थी, प्रिंसिपल जो बैठे हुए साथी, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताने का वो कर रहा हूँ, कष्ट कर रहा हूँ कि जब हम वो लेते हैं, चार्ज दिया जाता है, तो ऑफिसेटिक, मैंने देखा अभी तक कितने सारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनके नाम के आगे कार्यवाहक ही चल रहा है, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य। आप ऑफिस सेटिंग नहीं रहते जब आपको जिस दिन से ग्रेड मिल जाता है, आपका पदनाम एडहॉक हो जाता है और तदर्थ हो जाता है। ऑफिस सेटिंग की व्यवस्था एजुकेशन कोड में है ही नहीं। आप जैसे ही आपको ग्रेड मिला आप तदर्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इसमें बात हुई DIS साहब से भी, DD साहब से भी वहाँ पे बात हुई,
तो काफ़ी सारे जो साथी हैं उनको तदर्स में हो गया है, और जो सारिका मैडम है उन्हीं का जब ग्रेड लगा तो तभी तदर्स के साथ में उनका ग्रेड लगा। तो हमारे इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जिन साथियों के अभी ग्रेड नहीं लगे हैं तो वो इसमें हमें बताएं, चलेंगे सभी, और उसमें जो संबंधित का वो है कार्रवाइयाँ वो करी जाएंगी कि ऑफिशिएटिंग, उस स्थिति में ऑफिशिएटिंग होते हैं कि यदि प्रिंसिपल जो रेगुलर प्रिंसिपल है वो सस्पेंड चल रहे हैं या बीमार चल रहे हैं, छुट्टी पर गए हुए हैं, या उनका कोई कोर्ट वोर्ट केस चल रहा है, तो बीच में उनको ऑफिशिएटिंग होता है। यदि प्रिंसिपल रिटायर हो गए हैं, चाहे वो आयोग वाले थे चाहे वो वैसे थे, रेगुलर बेस पे बने हुए थे सीनियरिटी पे, और आपको चार्ज मिला है, तो आपका जो पदनाम होगा वो तदर्स ही होगा। उसे जरूर करा लें जिन साथियों के अभी तदर्स नहीं लिखा गया है। उसमें संबंधित जो कागज़ हैं वो कई साथियों के पास में, हम लोगों ने काफ़ी सारा उन्हें इधर करा भी लिया। उसके लिए एक व्यवस्था थी कि जब कभी लाभ दिए जाते हैं तो वो तदर्स में और उसमें बढ़ जाते हैं ऑफिशिएटिंग को, एक उस पर भी चल रहा है। और साथियों इसमें भी कोशिश की जा रही है और राय ली जा रही है वैधानिक रूप से कि जो तदर्स प्रधानाचार्य रिटायर हुए, सर इधर मंच पे भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो भी मुझे इसमें गाइड करेंगे यदि कहीं है, वैधानिक तो ली जा रही राय। उन्होंने 5 से 10 साल सेवा दी एज ए प्रधानाचार्य, और जब वो रिटायर हुए तो उनकी जो पेंशन बनी वो लेक्चरार से बनी, जबकि जो वेतन था 7वां वेतन उसमें लिखा गया था और लिखा हुआ था जब आप जिस पद पर जो कार्यभार कर रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उसकी सेवाओं के साथ यदि आप रिटायर होते हैं तो वही लाभदेय होंगे। अब इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मेरठ मंडल और शायद सहारनपुर मंडल में इस तरह की व्यवस्था करेगी, जबकि बाकी मंडलों में उनको जिस पद से वो रिटायर हुए थे उसी पद के सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए। इसमें फिर से हमारी जारी है, उसमें वैधानिक राय ली जा रही है कि यदि ऐसा होता है तो जो आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो जानते हैं कि उसमें एकदम कितना बड़ा अंतर आ जाता है। उसके साथ साथ साथियों, नए हमारे साथियों की अभी ज्वाइनिंग के वो आया है, काफ़ी बड़ा लॉट आया है जो नई नियुक्तियों का है। मैं अपने सभी प्रधानाचार्य साथियों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उनकी जितनी मदद हो सके, देखिए एससी के लिए मैं इसलिए करता हूँ, उनके लिए आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, एक दो, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा ज्वाइनिंग के लिए। यदि आपके किसी के भी विद्यालय में उनकी ज्वाइनिंग आती है तो आप उन्हें बढ़ चढ़कर सपोर्ट करें, ताकि उन्हें वो परेशानियां ना भुगतनी पड़े कि जो हमें या आपको भुगतनी पड़ी थी। बाकी के लिए कहीं जो टाइटल्स नहीं हैं, उनके लिए तो डीआईएस ऑफिस में बहुत सारे बैठे हैं, डीआईएस भी बैठे हैं उनको गाइड करने के लिए और उनको कई सारी चीज़ें करने के लिए। हमने इस तरह के वो देखे हैं कि जब सेम डे में 2 कैंडिडेट आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो एक को 1 महीना पीछे कर दिया जाता है ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, और दूसरे को 1 महीना पहले ज्वाइन करा दिया जाता है सीनियरिटी देने के लिए, और उसका कोई विशेष कारण नहीं होता। उसका कारण वही होता है कि आपकी कैटेगरी होती है। तो जो सभी साथी प्रधानाचार्य साथी बैठे हैं, जो ज्वाइन आ रही है नई, जो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने में आप उनकी मदद करें, सही से गाइड करें। ये संगठन की ओर से एक बहुत बड़ा योगदान होगा जो हमारे नवागंतुक शिक्षक साथी आएंगे। साथियों, इन्हीं सब उद्देश्यों को लेते हुए आगे चले। अब थोड़ा सा मैं बाबा साहब को उस पर शिक्षा पे बता दूं। शिक्षा का जो महत्व है वो कितना जरूरी है, ये हमसे और आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कई सारे साथी पीछे की बात करेंगे, जब शिक्षा नहीं थी, यह शिक्षा का महत्व वो ज़्यादा अच्छा बता सकता है कि जो बच्चा दीवार से पढ़ते हुए बच्चों को झांकता रहता है, उनमें से कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी रहे होंगे। शिक्षा को आपसे छुपा के रखा गया, मुद्दतों छुपा के रखा गया। क्यों छुपा के रखा गया? क्योंकि इसी में वो सब मूल मंत्र थे कि जहां से आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते थे। बाबा साहब के अथक प्रयासों से, आप सबकी चेतना से, कांसीराम जी की प्रेरणा से हम सब इसमें आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो आज हम इस स्थिति में हैं
कि ना सिर्फ हम खुद शिक्षित हों, बल्कि समाज के ऐसे व्यक्ति और ऐसे बच्चों को भी शिक्षित करें कि जो शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, चाहे वो किसी भी रूप से हैं, आर्थिक रूप से हों, सामाजिक रूप से हैं। तो हमें उस दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। यही एक ऐसा मंत्र है कि जिसके द्वारा हम फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हैं। हम सब यदि यहाँ पे हैं तो उसका एक बड़ा कारण यही है, और इस सब में संगठन हमेशा आगे रहेगा, जुड़ा रहेगा। और साथियों, कई सारी चीज़ें, चूँकि उसके प्रिंसिपल के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी या संगठन का महासचिव होने के नाते आप जो सभी उपस्थित साथी हैं, हम सब आप ही के साथी हैं। कहीं कोई पद हम नहीं मानते। मैं तो ये मानता हूँ जो सबसे पीछे बैठे हैं उनके कहीं बाजू में मैं बैठा हूँ। ये एक व्यवस्था है और एक जो भी वो है सम्मान है कि यहाँ अपने आप में उपस्थित होना आपका बहुत बड़ा समर्पण है। जैसा कहा था कि कोई व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती, हम तो हर बार सीखते हैं, हर बार सीखते हैं, हमसे कहाँ कोई कमी रहेगी। यदि किसी साथी को कहीं किसी कारणवश ऐसा लगे कि कहीं उसकी उपेक्षा हुई है या कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो इसे दिल पे ना लें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और वो हमें बताएं ताकि अगली बार जब हम वो करें, अगला प्रोग्राम हो, तो हम उसको संशोधित कर सकें। ये प्रोग्राम अभी जो ये आज हो रहा है, उम्मीद है कि जब अगले साल यदि परिस्थितियाँ सामान्य रही तो जैसा हमने पिछली बार करा था, इसमें इधर जो मंचासीन हमारे जो अतिथिगण हैं, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 2 साल पहले करा था सर हमने, उसमें जो मेधावी छात्र थे ताकि वो भी हमसे जुड़े रहें और उनको भी इसमें आगे, जब तक बच्चों को शामिल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। आज ऐसा हो सकता है जितने हम बैठे हुए हैं कि हम बच्चों को अपनी कैटेगरी ना बताते हों, उन्हें अलग रखते हों। हो सकता है बाबा साहब की बात ना करते हों कि बाबा साहब की बात, अरे क्या बाबा साहब का सीरियल देखना, क्या वो बनाना है। तो ऐसा ना करके अपने महापुरुषों से परिचित, और एक मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा एक उसके साथ कि आदर्श होता है हर किसी का। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। जो भी आदर्श हो आप उसकी एक फ़ोटो ड्राइंग रूम में ज़रूर लगा कर रखें। आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी ये सब फिल्मी बातें हैं कि जो बच्चा बनना चाहता उसे बनने दो, नाचना चाहता नाचने दो, ये करने दो। वो गांव की कहावत है कि पानी बलाए से बलता है, कि बच्चा बच्चा होता है, उसका चारों ओर बिखराव होता है। कोशिश कीजिए, और भी चीज़ें हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप जो चाहते हैं आपका बच्चा वो बने, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस तरह का माहौल भी बनाएं। और उस माहौल में एक सबसे जो अच्छी बात और बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि आपके घर में बाबा साहब की या फूले साहब की, पेरियार साहब की, जिनसे भी आप गौतम बुद्ध साहब की आदर्श मानते हैं, जिनके विचार में चलने, कांसीराम जी की एक तस्वीर ऐसी ही आपके घर में ऐसी जगह लगी होनी चाहिए कि जब आप सुबह को उठें और बच्चा उठे तो पहली नज़र उसी तस्वीर पर जाए। हम सबको लग सकता है कि कुछ नहीं है, वो अचेतन पे असर डालता है, हमारे पे, हमारे अचेतन पे वो असर डालता है, और हम कहीं ना कहीं अचेतन रूप से उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक ये सजेशन है कि एक हमारा आदर्श हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि समय का भी अभाव है, एक्सपेक्टेड टाइम से हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, तो साथियों संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा है। 14-15 साल होगी बराबरी। आप कहीं बराबरी ये ना करें कि हाँ भाई कहीं हम 70 साल या 80 साल पुराने। अभी मीडिया की भूमिका बताई थी, मीडिया हमारे कितना मीडिया के पक्षपात देख सकते हो, हमारे साथी लोग हैं। मैंने लगभग 15 जो न्यूज़ वाले हैं जो वैसे पूछते रहते हैं जी हाँ बताइए, नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला है, ये एज ए प्रिंसिपल पूछते रहते हैं। जब उनको इसके लिए इनवाइट करा और वो दिया तो उनकी यहाँ पर कहीं भूमिका तो आपको दिख नहीं रही। तो फिर भी संगठन साथ खड़ा है। किसी भी साथी की कोई समस्या हो निसंकोच फ़ोन पे बताइए, यहाँ पर भी है लिख के बताइए, और जिस प्रकार से भी हो सकेगी संगठन हमेशा आपके साथ है और आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षक। की तरफ में मैं अगला नाम जो ले रहा हूँ
वो है श्रीमती सारिका चांदना, प्रधानाचार्य किसान इंटर कॉलेज मुरादनगर, किसान नेशनल इंटर कॉलेज मुरादनगर से वो आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। मंचासीन अतिथिगण और शंभू दयाल इंटर कॉलेज में आए हुए सभी मेरे शिक्षक साथी, प्रधानाचार्य और मुझे यहाँ मंच पर बोलने का मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद। 20 सितंबर को जो घटना हुई उसके बाद मैं इतनी परेशान थी कि शायद उसको बयां नहीं कर सकती शब्दों में, मगर जब संगठन के साथ आई तो उस दर्द की जो एहसास था वो शायद 10% भी नहीं रहा। वो एक हफ्ता ना मैं रो पाई और ना ही सो पाई, मगर जब संगठन के साथ जुड़ी तो मुझे अंदरूनी शक्ति भी मिली, सहयोग भी मिला और सलाह भी मिली। संगठन एक ऐसी चीज़ है साथियों, एक ऐसी छत है जो ना आपको धूप, बारिश, ओले से बचाएगी, बल्कि एक एसिड रेन जैसी चीज़ होती है, आपको उस चीज़ से भी बचा कर रखेगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, संगठन में रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए और सबसे बड़ी बात, यदि आप पर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो पहले उसके विरोध में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, तभी संगठन भी साथ होगा और तभी आपको न्याय भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच हमारे प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह जी को कि वो आए और संक्षिप्त में ही अपनी बात रखें। वो मना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के मंचासीन अतिथिगण और सभी सभागार में उपस्थित सभी अध्यापक बंधु बहनें, प्रधानाचार्य, ऐसी शैक्षिक विचार गोष्ठी समय समय पर होती रहनी चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मौका दिया संजय जी ने, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस सभागार में उपस्थित सभी जनपद गाजियाबाद में अन्य जनपदों से आए हुए अतिथिगण सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त कि आप सब आए, अच्छा लग रहा है। समय समय पर ऐसी शैक्षिक विचार गोष्ठियाँ होती रहनी चाहिए। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं संगठन के साथ हमेशा तत्पर हूँ, तन मन धन से। अभी सहयोग राशि आ रही है सभी की तरफ से, मेरी तरफ से भी सहयोग राशि आ जाएगी। मैं 5100 रुपये संगठन के लिए देता हूं और इसके अलावा हम समय समय पर मिलते भी रहते हैं, गोष्ठियाँ करते रहते हैं और इसके अलावा और भी कुछ जरूरत पड़ती है तो वो भी मैं देने के लिए तत्पर हूँ। ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी अमन वर्मा जी का कि वो आए और 2 शब्द आपसे कहें। प्रधानाचार्य हैं श्री लालचंद हायर सेकेंडरी विद्यालय साहिबाबाद। तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद सागर साहब। मैं सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी शिक्षक संगोष्ठी में इन्होंने आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और मंच पे जितने भी हमारे सम्मानीय लोग बैठे हैं मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी जो लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप सभी लोगों का भी आभार। और सहयोग राशि की बात हो रही है, मैं भी इस संगठन को अपनी ओर से 2000 रुपये अभी इस अपनी वाणी को विराम देने के बाद मैं सागर साहब जी को सर 2000 रुपये की राशि मैं दान करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम सेवक जी को बहुत एक्टिव हैं, समर्पित हैं समाज के लिए। और निवेदन खास करना चाहूँगा कि समय को ध्यान में रखें और अपना जो वक्तव्य है स्पीच है बहुत ही शॉर्ट रखें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण
हमारे बीच आए हुए सभी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, शिक्षिकाएँ, बहनें, सभी का इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बताया, संगठन क्या है? संगठन हम ही संगठन है। संगठन की ताकत ही हम ही लोगों से है और संगठन जब ही अच्छे ढंग से काम कर सकता है जब हम संगठन के साथ खड़े हैं। संगठन के पीछे खड़े लोग ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। संगठन के साथ साथ हमें और भी विचार करने होंगे। हमारी जो विचारधारा है, जब तक हमारी विचारधारा में बुद्ध और बाबा साहब नहीं आएंगे, हम संगठन से एक मत होकर नहीं जुड़ सकते हैं। जब तक हम उन रूढ़वादी विचारधारा में पनपते रहेंगे, हम अब सिलेक्शन होकर यहाँ आएंगे और विचारधारा अपने फंक्शन उन्हीं लोगों को देते रहेंगे, हमारा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि संगठन अलग हट की बात है थोड़ी, लेकिन ये कड़वी और सच्ची बात है कि हमारे बीच जो आज संख्या है कम क्यों है, उसके कारण भी यही है कि हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं या अपने आप को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए तो संगठन में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे आज कई जो आसपास के जिला हैं सभी के हैं और इतनी संख्या कम है, उसका कारण भी यही है। अधिकांशतः यही देखने में आता है कि हम जो है अपने आप को छुपाते हैं, अपनी बात क्यों नहीं रख पाते हैं। हम जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, अपनी बात खुलकर रखने का अपना साहस होना चाहिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का साहस होना चाहिए, जब ही हमारी संगठन शक्ति मजबूत होगी। एक हमारी जो संगठन है डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के, एकदम से हमारे जो निष्क्रिय होती चली जा रही है। इसमें भी देखने में यही आता है कि हमारे हापुड़ का संगठन जो है, एक इकाई जो है निष्क्रिय होती जा रही है। तो हम अपने जो हमारे जो संगठन के मुख्य पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस संगठन को इस ऐसे हाथों में दिया जाए जिससे उसे सक्रियता पैदा हो सके। क्योंकि इस समय जो भी उसके पदाधिकारीगण हैं, ना तो आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं और ना ही आपस में कोई किसी से मेल मिलाप है, ऐसा देखने में आया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि वो जो भी प्रधानाचार्य हैं हापुड़ के, उनमें से कोई आगे आए और उसको कार्यभार को संभालें। खासतौर से जो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में हैं, जैसे ऋषिपाल सिंह जी हैं और भी लोग हैं, तो उस सामान को संभालें जिससे कि वहाँ के उस सामान उस चीज़ को वहाँ रखा जा सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संगठन। वक्ता है खंड शिक्षा अधिकारी भूपेश कुमार दिनकर जी, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस निवेदन के साथ के अपने विचार बहुत संक्षिप्त में रखें। सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंचासीन सभी अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र भूपेश दिनकर, यहाँ कविनगर जोन में पोस्टेड हूँ इस समय, और यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस शैक्षिक संगोष्ठी को यहाँ जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जैसा कि यहाँ मेरे सभी बड़े भाइयों ने आप सभी लोगों को अवगत कराया कि हम लोग यहाँ पर जो है संगठित होने के लिए एक शैक्षिक संगोष्ठी करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक अपने प्रयासों से अवगत कराना चाहूँगा कि हम जो है समाज के लिए क्या करते हैं। अभी यहाँ सभागार में सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथी इतने सारे बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे पदों पर इस समय जो है पदस्थापित हैं कि आप अपने लेवल से काफ़ी सारे बच्चों का भला कर सकते हैं। मेरे द्वारा मेरे हाथरस जनपद में जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ एक ग्रुप का संचालन किया जा रहा है। स्टडी ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से।
पिछले 7 साल से मैं और मेरे साथी इस ग्रुप का सफल संचालन कर रहे हैं और उसमें करीब 150 से अधिक जो है जो गरीब बच्चे हैं उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हुआ है और अभी भी वो ग्रुप जो है सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 2 साल से हमने उसमें जो है मातृशक्ति को भी स्थान दिया और उसमें से करीब 25 ऐसी मेरी बहनें हैं जिनका रेलवे में, पुलिस में और लेखपाल में और कई और अन्य पोस्टों पर भी सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस टाइप के स्टडी ग्रुप, पहले हमने एक ग्रुप बनाया था वहाँ पर और आज 3 ग्रुप संचालित हैं अलग अलग जगह पर, क्योंकि स्थान का अभाव होने के कारण एक जो ग्रुप है उसमें 55 से 60 बच्चे हम जो है सम्मिलित करते हैं। पहले मेरा एक गैराज बना हुआ था, उसमें वो ग्रुप संचालित था और बच्चे उसमें पढ़ते थे जो है। उसमें मेरा घर बन गया तो हम लोगों ने मिलकर 10 लोगों ने एक सोसाइटी के नाम पर ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर हमने करीब 100 गज एक ज़मीन लेकर जो है अपनी अलग एक जो है उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कराया और उसमें इस समय वो ग्रुप संचालित है। ऐसे ही 2 ग्रुप और हैं जो है वो भी वहाँ संचालित हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हमें अपने समाज को मजबूत बनाना है तो इस टाइप के जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी ग्रुप, वहाँ कोई वहाँ टीचर होता है ना कोई स्टूडेंट होता है, सभी मिलकर बैठ कर पढ़ते हैं और पर डे का एक शेड्यूल होता है कि आपको 4 से 5 घंटे देने हैं वहाँ पे जो है। और ऐसे ऐसे गरीब बच्चों का जॉब लगाया वहाँ पर। आप देखेंगे एक भाई अगर गांव से आया, किसी गांव से जो है 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर से वहाँ साइकिल चला के लोग आते हैं बच्चे, तो एक भाई की जॉब लगी। वो जब और अन्य भाइयों को पता चला तो वो भी आए वहाँ स्टडी के लिए और एक गाँव से जो है 6-6, 7-7 लोगों की जॉब लगी हुई है उसमें जो है। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हम अगर ग्राउंड लेवल पर कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो है अपने लोगों को मजबूत बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है आगे अपने बच्चों को जो है सब लोग चाहेंगे कि वो IAS बने, PCS बने और अच्छे पदों पे पहुँचें जो है, क्योंकि वो लोग अच्छे पदों पे होंगे तो हमारी आगे की जो जनरेशन है वो और अच्छे पदों पर जाएगी और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी जो है। और मेरा ऑफिस यहाँ कविनगर जोन में है और मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करूँगा कि किसी भी प्रकार की जो है बच्चों के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की मदद हो या किसी भी टाइप की सहायता हो तो देवेंद्र जी के पास मेरा नंबर है और मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। किसी भी प्रकार की मदद के लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुकुट सिंह बौद्ध जी को वो आए और अपने विचार इस निवेदन के साथ कि बहुत संक्षिप्त में रखे। शैक्षिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह। इस अवसर पर शिक्षा की सबसे पहले अलख जगाने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन और उनका साथ देने वाली फातिमा शेख, उनके योगदान को भी हम कम नहीं आंक सकते। संसार को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, अभी एक बात कही थी साहब ने कि शिक्षित बनो, तो ये बात सुन के मेरा दिमाग खटक गया। तो यह जितने लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे शिक्षित मान लूँ मैं जो शिक्षक विज्ञान का होते हुए भी पत्थर के सामने सिर झुकाए, और शायद उनमें से आप लोग मौजूद हैं। तो भाई साहब, ऐसी शिक्षा को मैं तो मानता नहीं। ये शब्द मेरे नहीं है, बाबा साहब के हैं। शिक्षित वह व्यक्ति है जो व्यक्ति अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो गया हो, भले ही उसके पास कोई डिग्री हो या ना हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया हो या ना गया हो। इससे बढ़िया तो मुझे लगते हैं संत कबीर, जो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, कभी किसी स्कूल में नहीं गए। और हम सब आप लोगों ने तो बहुत सारे स्कूल भी देख लिए। तो साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप उस पाखंड और अंधविश्वास से दूर नहीं हैं
तो दोस्तों आपका शिक्षा के मायने कुछ भी नहीं है। मेरी बात खत्म हो गई। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, बेसिक शिक्षा से वो आए और निवेदन यही है कि संक्षिप्त में अपने विचार रखें। बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, बहुत ऊर्जा है उनके अंदर। स्वागत कीजिए उनका तालियों से। धन्यवाद सादर जी, मुझे नहीं पता था मेरा नाम आएगा। सबसे पहले तो सम्मानित मंच और उसके साथ साथ सभी साथियों, आप सबका इस समुद्याल प्रांगण में स्वागत है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आता जाता रहता हूँ तो इसलिए स्वागत कर रहा हूँ। हमारा जो समाज है बहुत बिखरा हुआ है, मैं देख चुका हूँ, और हम इसे संभालना चाह रहे हैं। आप देवेंद्र जी सब जानते हैं, सबको पता है। और हमारे समाज में ये सबसे अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स आदमी हूँ, कबड्डी वाली बात कर रहा हूँ। लेग पुलिंग बहुत चलती है। अगर हम एक दूसरे को सम्मान दें, किसी भी तरह दें, छोटे से दें, बड़े से दें, तो हमारा समाज बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। चाह रहा हूँ वो हैं डॉक्टर सुशील कुमार, प्राचार्य एडमिशन PG कॉलेज बुलंदशहर से। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। दलितों के लिए जिन्होंने भी प्रयास करा, मैं उन सभी के चरणों में अपना नमन और सत्कार करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी लोग शिक्षक हैं, हर बार सभी ने कहा शिक्षक हैं, शिक्षक लोग यहाँ बैठे हैं। हम सब शिक्षक तो हैं, लेकिन हम एक नहीं हैं। जो कहीं ना संगठित बनो, तो संगठित नहीं हैं हम लोग। मैं आपके बीच में चुनाव लड़ा शिक्षक MLC का भी थोड़े दिन पहले, तो जो हमारे अपने लोग हैं, मैंने 9 जिलों में जाके ये महसूस करा कि वो अपना नाम तक बता नहीं पाते। मैं उनके कॉलेजों में गया मिलने, तो वो मिले नहीं मुझसे। उनको मैंने पूछा वो कहाँ हैं, कि वो आ रहे हैं अभी। बाकी जो और लोग थे, जब वो जाते हैं तो उनको चंदा भी देते हैं और सहयोग भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने लोगों को सहयोग तो करो, चंदा मत दो, कुछ मत दो, कम से कम उनके साथ तो खड़े हो। उनको ये तो बताओ कि हम भी तुम हैं, मत दो वोट भी, लेकिन एक अपना नाम, एक अपना वजन तो रखो। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप शिक्षक हो, आप कैसे देश का, वैसे कहते हैं कि हम समाज के लिए करते हैं, हम सब जय भीम करते हैं। जय भीम करने से क्या समाज बनता है? जय भीम करने से समाज नहीं बनता। मैं यहाँ आके बोल के चला जाऊँ, ये समाज नहीं बनता। समाज जब बनता है जब तुम एक का साथ दोगे, अपने हर एक का साथ दोगे, अपने पड़ोसी का साथ दोगे। हम क्या करेंगे, दूसरे के यहाँ जाके चंदा ढेर सारा दे के आएंगे, अपने यहाँ नहीं लेंगे। हमारा पड़ोस में हमारा बिरादरी का आदमी भूखा मर रहा है, उसको नहीं देंगे, दूसरी जगह जाके दे आएंगे। क्या फ़ायदा है उसका? उसका फ़ायदा जब मिलेगा तो हम अपने को देंगे। मैं देवेंद्र देव जी का, ब्रह्मदेव जी का बड़ा आभारी हूँ। जब मैं चुनाव लड़ा तो इन्होंने मुझे अपने संगठन के तहत समर्थन दिया, और ये एक ऐसा संगठन है जिसने मुझे सहयोग दिया, और बाकी जितने संगठन थे सबको मैंने पैसा दिया, तब उन्होंने मुझे समर्थन दिया। जो समाज की बात करते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बेच के समर्थन देते हो? मैंने सबको पैसा दिया। एक ऐसा संगठन है गाजियाबाद के अंदर जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। जिस काम के लिए भी मुझे ये लोग, आप लोग बुलाओगे, मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा रहूँगा। आपका छोटा भाई हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका छोटा सा कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, क्योंकि जो सम्मान और जो सहयोग आप लोगों ने दिया मुझे किसी ने नहीं दिया। वो एक कहावत है ना, भेड़ जहाँ जाएगी वो मुड़ेगी, तो मैं हर जगह मुड़ा गया। लेकिन एक गाजियाबाद का ऐसा संगठन था जिसने मुझे सहयोग और सम्मान देने का काम किया है। मैं इस संगठन का हमेशा आभारी और ऋणी रहूँगा। मैं आज बहुत बिजी था, मैं लखनऊ था कल, लेकिन सर का फ़ोन था, अध्यक्ष जी का, सचिव जी का, तो मुझे आना ही था। और मैं यहाँ आके हकीकत में अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता हूँ। मैं इनका बहुत आभारी रहूँगा, सभी आप सभी लोगों का। आपने मुझे जो सहयोग दिया है, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, लेकिन सर कह रहे हैं कि समय कम है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि जब भी ज़रूरत हो आपको, जब भी कोई तुम्हारा खड़ा हो, तो उसका साथ जरूर देना।
पैसे मत देना, वोट भी मत देना, चलो तुम वोट भी मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये लगे कि हाँ मेरे अपने साथ हैं। जब मैं कहीं जाऊं तो वो मुझे इंट्रोडक्शन तो दे दे कि हाँ ये हमारा आदमी है, लेकिन लोगों ने इंट्रोडक्शन तक नहीं दिए और बात वो अम्बेडकरवादी करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्धिस्ट हैं। काहे के बौद्धिस्ट हो, काहे के अम्बेडकरवादी हो? अगर जिंदा हो तो अपनी पहचान जरूर दिखाओ कि तुम जिंदे हो। अगर जिंदे हो तो जिंदे रहने का एहसास लोगों को होना चाहिए कि आप जिंदे हो। अगर जिन बहनजियों की बात चली थी अभी, अगर वो अपने आप को नहीं लेकर आते, संगठन साथ नहीं होता और वो अपनी बात खुद भी नहीं उठाती, तो कैसे लोगों को पता चलता है कि बहन जी भी हैं? और इस संगठन के अंदर आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि इतनी बहनें इस संगठन में साथ हैं कि जिसके अंदर माँ बहनों का प्यार और सहयोग रहेगा, वो समाज, वो संगठन जरूर तरक्की करेगा, क्योंकि घर से ही सब कुछ बनता है। और जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग रखती हैं अपने अंदर घर चलाने का भी और बाहर वालों को संभालने का भी। सबसे ज़्यादा मातृशक्ति अगर किसी में है तो माता बहनों में है, और वो अगर संगठन में रहेंगी तो हम जरूर तरक्की करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस बार अभी से लोग तैयारी करें और एमएलसी का चुनाव कोई लड़े। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना सहयोग करूँगा कि उनको लगेगा कहाँ सहयोग किसी ने किया। कोई भी आओ, मैं एक बार लड़ा, आगे नहीं लड़ूंगा। मैं 22 में अभी विधानसभा लड़ूंगा मैं। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए बोला है, और मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ, बुद्ध को भी मानता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बहन जी को मानता हूँ। वो हमारी नेता हैं, अगर हम उनके साथ हैं तो अगर मैं अकेला विधायक बन गया तो आप 5 लोगों का भला कर पाऊंगा। अगर हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन गई तो 5 करोड़ लोगों का भला वहाँ बैठ के कर देती हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा भला नहीं करा बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन की नेता बनते ही तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता है। थाने के बाहर खड़ा हुआ इंस्पेक्टर ये बुलाता है कि बुला के लाओ, गंदे कपड़े पहन के कौन खड़ा है, उसकी बात सुनी जाती है। आज तुम जाओ, तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, और हम कहते हैं कि हम संगठित हैं। आज हम ग्रुपों में बटे हुए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में खड़े हैं, हमारे 2-3 ग्रुप हो रहे हैं, कैसे हम उन शिक्षित हो जाएंगे, कैसे संगठित हो जाएंगे? सब अपने अपने लोभ में हैं, हम, मैं भी लोभ में हूँ, लेकिन इसको त्यागना पड़ेगा अगर समाज को सम्मान और आगे आना है तो। अभी कई जगह नए जो टीजीटी भर्ती हो रहे हैं, पीजीटी ज्वाइन करे, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं करे। एक हमारे ही प्रिंसिपल साहब थे, वो ज्वाइन नहीं करा रहे थे, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, ठीक है साहब। वो मेरे पास आएगी जी ऐसे तो बात है, मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजर ने मना कर दी, अभी 10-15 दिन बाद ज्वाइन कराएंगे। मैं चल मैनेजर के पास हम चल रहे हैं। हम मैनेजर के पास गए, तब जाके सुबह को उन्होंने ज्वाइनिंग कराया। तो जब हम अपने ही मतलब इतने दब जाएंगे, हम अपने की मदद नहीं कर पा रहे। वो हमारा है, बाहर से आया तो है तो हमारा। पूर्वांचल का आदमी अगर यहाँ के नौकरी करा तो उसकी क्या गलती है तो हमारा। जब यहाँ आ रहा है तो हमारे अंदर आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। अभी अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात करी, टीजीटी में बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, उनकी सब आप लोग मदद करो, सब मिल के मदद करो। जैसे ही कॉलेज में आए तो उसको पहले ज्वाइन करवाने का काम करें, उसके बाद फिर कुछ और करें, ठीक है साहब। सभी के लिए जय भीम, धन्यवाद अध्यक्ष जी का, महासचिव जी का, और समस्त मेरे सम्मुख बैठे हमारी शक्तियों। हम सब हैं, अगर आप कुछ नहीं हो तो हम कुछ नहीं हैं, हम आपसे बनेंगे। और आपको, आप शिक्षकों, आप जितने स्टूडेंट आते हैं उनको एकता के लिए प्रेरित करें। अगर आप एकता के लिए 10 बच्चों को प्रेरित कर पाए तो ये मान लेना आपका जीवन सफल है। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। 2 लाइनें याद आ गई मुझे, जो सभी के जीवन से प्रभावित भी होती होंगी, कभी मिलती भी होंगी। हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके हितैषी बनने का ढोंग करेंगे या हितैषी होंगे, लेकिन वास्तव में आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। मीठी बातें करेंगे, फुसलाएंगे। हमारे संगठन में कर्मठ कार्यकर्ता रहे और प्रभारी भी हैं श्री ऋषिपाल जी, वो आज आए नहीं हैं। वो अक्सर कहते हैं कि एक कॉलेज में अगर हम 4 लोग हैं तो दूसरे
दूसरे ग्रुप के 4 लोग आएंगे और एक आदमी के हाथ पे कंधा रखेंगे और उन चारों को अलग अलग दिशाओं में ले जाएंगे। ऐसा होता है, वो आते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, आपको गुमराह करते हैं और फिर एक जगह बैठने नहीं देते। तो इस चीज़ से आप बचिए, जहाँ भी हैं एक जगह बैठिए, जगह नहीं भी मिलती है तब भी उन्हें ये एहसास कराइए कि आप एक साथ हैं। बुलाना चाहूँगा प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सिंह जी, सर छोटूराम इंटर कॉलेज दुहाई से, कि वो आए और संक्षेप में अपने विचार रखें। थैंक यू सर। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि एक शैक्षिक संगोष्ठी है और यहाँ पर हम सभी शिक्षक ही हैं और शिक्षा ही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपने भविष्य को बना सकते हैं और अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके भविष्य को भी बना सकते हैं। यहाँ पर सागर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, छोटी छोटी बातें उन्होंने टुकड़ों में बताई हैं, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं, तो हम सभी को उनका पालन करना चाहिए। जैसे मीडिया में हमें अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि मीडिया कभी करे उसे हमें नहीं। एडवोकेट की तरफ भी हम ध्यान रखें, अच्छे एडवोकेट अगर हमारे होंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो केस है उसकी पैरवी अच्छे तरीके से हो पाएगी, हमारा जो मार्गदर्शन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और क्योंकि ये संगठन का एक प्रोग्राम है तो संगठन में शक्ति है, इससे कोई हम अनभिज्ञ नहीं है, तो हमें संगठित रहना चाहिए। 2008 से मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। मैं गाज़ियाबाद में 2008 में आई थी और तभी एक मीटिंग थी मुरादनगर में, कहीं मुझे जगह भी नहीं पता थी कि कहाँ पर वो प्लेस है जहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि ये SC/ST टीचर्स का संगठन है, उसकी मीटिंग है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। स्कूल टाइम में हम जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल उस टाइम पे थे जनरल कास्ट से थे, हमें नहीं अलाउ करेंगे कि हम स्कूल टाइम में कहीं इस तरह की संगठन की मीटिंग को कर पाएँ। आज की जो परिस्थितियाँ वो बिल्कुल बदल गई हैं। मैं खुद अपने स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और अगर आज के डेट में कोई इस तरह की मीटिंग स्कूल टाइम में भी होगी, मैं निश्चित रूप से अपने टीचर्स को भेजूँगी, उसको मैं स्कूल में आने से भी मना कर दूँगी कि स्कूल में आज के दिन काम चल सकता है, लेकिन तुम संगठन में जाओ, वहाँ पर जाकर आप जाओगे, जागरूक बनोगे, अपने अधिकारों के प्रति भी आप कुछ जानकारी वहाँ पर हासिल करोगे, किस तरह से हमें अपनी लड़ाई आगे लड़नी है ये भी हमें संगठन में रहकर ही आएगा। तो यहाँ पे जो सभी साथी हैं वो संगठन से जुड़े रहें और संगठन में सक्रिय रहें। केवल संगठन में आने से काम नहीं चलता, संगठन केवल इस संगोष्ठी में आने से काम नहीं चलता। समय समय पर जो भी मीटिंग्स होती हैं, अगर हमारे कोई साथी पीड़ित हैं, उनके साथ में कोई घटना हुई है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हमारे जाने से हमारे साथी का मनोबल बढ़ेगा और मनोबल एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पे हम सब कुछ कर ले जाते हैं। तो इसी के साथ में बस मैं यही चाहती हूँ कि सभी संगठित रहें और संगठन में सक्रिय रहें, आर्थिक रूप से भी, और अपने आप को तन मन धन से हर तरीके से संगठन को समर्पित कर दें अपने आप को। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी को कि वो आए और निवेदन है कि संक्षेप में अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम आज की शैक्षिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक साथी, संगठन की तरफ से बहुत बहुत सभी का सम्मान, कोटि कोटि वंदन। आपने अपना कीमती समय संगठन को दिया और एक बात आती है कि संगठन क्या है। संगठन कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हम सभी जानते हैं। संगठन सभी लोगों से मिलकर बनता है, जितने भी लोग हैं, और इस बात का अनुभव सभी करते हैं। दूसरी बात जो है यहाँ पर आने की कि जो भी लोग आए हैं, एक अपनत्व तो जरूर उनके अंदर होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं। आप बहुत से संगठन में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, उसका एहसास ज़रूर होगा
कि एक अपनत्व कि हम यहाँ पर अपने लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। और साथियों, ये हो सकता है कि कमियां तो हर व्यक्ति में हैं, 100% परफेक्ट तो कोई नहीं है। परफेक्शन क्या है कि जिसने ये जान लिया कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, वही तो परफेक्ट की तरफ जाएगा। और मैं इस बात को खुले मन से मानता हूँ कि अच्छाई की कोई एक सीमा नहीं है। आज हमने अच्छा किया है, कल बहुत अच्छा करेंगे, उसके आगे और भी अच्छा करेंगे। अच्छाई की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती है कि नहीं अब आपने आज अच्छा कर लिया और बस हमने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। नहीं, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। और आप लोगों का जो सहयोग है और प्रसन्नता की बात जो है कि हमारी जो मातृ शक्ति है वो एक अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, किसी भी समाज की प्रगति को अगर हमें देखना है तो आप ये देखिए कि उस समाज में जो मातृ शक्ति है, जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, उनकी भागीदारी कितनी है। तो कहीं ना कहीं हम उसी तरफ अग्रसर हैं। और हम सब मिलकर, व्यक्ति विशेष कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम सभी मिलकर क्या है, एक है समाज निर्माण। साथियों, आपने पिछले दशक से देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ा ही अजीब तरीके से हमारे सामने आती हैं, वो किसी भी स्तर पे हो। हम कहते हैं कि साहब मीडिया है, लोकतंत्र व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, CBI है, बहुत अच्छा लगता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं साहब, न्याय का राज्य है। अरे नहीं साहब, CBI है, आप ऐसा करेंगे तो CBI कर लेगी। लेकिन जब हमारी बात आती है ना, जब हमारी कम्युनिटी की बात आती है, जब वंचित तबके की बात आती है, तो पता नहीं CBI का जो रुख है वो स्वतः ही बदल जाता है। जो जज साहब, वो पता ही नहीं चलता कि ये वही जज हैं जिन्होंने एक सामान्य निर्णय दिया था, कि जब हमारी फाइल उनके पास आती है तो डिसीजन बिल्कुल अलग होता है। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ये इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि कहीं ना कहीं कमी है। हमें विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है, सरकारों पर विश्वास है, लेकिन एक जो कमी है वो ये है कि एक समाज का निर्माण। लोगों की अंतरात्मा नहीं बदलेगी, उनके तरीके बदलेंगे। पहले जो व्यवस्था थी, हम देख लेते थे कि भाई ये इनके द्वारा हमारे साथ में ये दुर्भाव है। अब मैं बताऊं कि आपको एहसास भी बहुत जब डीपली सोचेंगे तब जाके हो पाएगा। और उसके लिए क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए एक ही तरीका है, समाज का निर्माण। और समाज का निर्माण ही हमें देश निर्माण की ओर ले जाता है। हमें देश ये हमारा है, हमें इसका भी निर्माण करना है, अपने समाज का भी निर्माण करना है। बिना समाज के निर्माण के आप देश निर्माण नहीं हो सकता है। हो सकता है आप नारे खूब लगाइए, राष्ट्रवाद के खूब चिल्ला चिल्ला के नारे लगाइए, वो एक ढकोसला है, करने को कुछ नहीं है। अब एक चीज़ ये होती है कि भाई हमें नौकरी मिल गई। कुछ लोग क्या समाज निर्माण क्या मानते हैं, अरे साहब नौकरी मिल गई, सैलरी अच्छी है, हमने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, लेकिन उसका क्या किया कि जिस समाज से हम निकल के आए हैं, क्या आप एहसास नहीं करते कि उस समाज के हम ऋणी हैं? ज़रूर आपको ये बात कचोटती होगी, कहीं ना कहीं ये बात आपको विचलित करती होगी कि हमने उस समाज के लिए क्या किया है। बाबा साहब ने यही तो कहा था क्या कि भाई ये जो कारवां है जिसे मैं यहाँ तक लाया हूँ, आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करना, और अगर आगे ना बढ़ा पाए तो कम से कम जहाँ पे है उससे नीचे मत जाने देना। उसका तरीका क्या है? सहयोग, संगठन। साथियों, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ, तो आज बहुत अच्छी संख्या है, बहुत मन प्रसन्न हुआ और ऐसी आशा करता हूँ कि आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा।
सहयोग। मुझे मालूम है आप सब लोग यही चाहते हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ कोई नई नहीं है, आप भी जानते हैं और आप भी यही चाहते हैं। हो सकता कहीं कम्युनिकेशन गैप हो, कोई अन्य बात हो, लेकिन सभी से यही अपेक्षा है। संगठन आपका है, अपना है, आप सहयोग करिए और इसी विश्वास के साथ संगठन आपके साथ है। कभी कोई आपको समस्या है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी किसी के साथ में कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। संगठन एक चीज़ ये होती है कि मैं समस्या लेके गया और मुझे उसका सॉल्यूशन आज ही चाहिए। भाई मेरा काम नहीं हुआ, पहली बार मैं गया, मैंने अपनी बात रखी और उसका सॉल्यूशन मुझे आज ही चाहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, संगठन आपके साथ है और हमेशा बना रहेगा, आपके सुख में दुख में हमेशा। और इन्हीं शब्दों के साथ, सहयोग की अपेक्षा के साथ, अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कोई कमी है तो देखिए इम्प्रूवमेंट होने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आप सजेशन अपना दीजिए, सुझाव दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और सभी साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षक, जय संविधान। दीपक कुमार जी को खंड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद के वो आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। अपनों में धैर्य की कोई सीमा नहीं होती, पहली बात तो ये है। और सबसे पहले मैं मंचासीन सभी मेरे साथीगण और सामने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने यहां हमें आज आमंत्रित किया और अपने समाज के किसी व्यक्ति को सम्मान दिया इतना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने अपने विचार रखे और जहाँ तक उन लोगों का मानना है, सोचना है, समझना है, उस हिसाब से अपने अपने विचार रखे। मेरे भी कुछ विचार हैं, लेकिन समय सीमा की बाध्यता भी है। फिर भी मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों की बातें सुन भी रहा था, समझ भी रहा था। संगठन की बातें हो रही थी, तो संगठन बनाते तो बहुत लोग हैं लेकिन सक्रियता नहीं निभाते हैं उसमें। आदमी जब संगठन की बात करता है तो मन से बोलता है कि मैं संगठन के साथ में हूँ, तन से भी आ जाता है, लेकिन किसी भी संगठन के संचालन के लिए धन की आवश्यकता बहुत होती है। जहाँ धन का अभाव हो जाता है वहाँ संगठन निष्क्रिय हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो मेरे समाज के जितने भी शिक्षक सामने बैठे हुए हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस संगठन का संचालन यहाँ हो रहा है तो उसके संचालन के लिए समय समय पर जो भी राशि आपके माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बड़ी राशि आप दीजिए, हो सकता है कि किसी के बजट में ना आता हो बड़ी राशि देने के लिए, लेकिन एक छोटी राशि बड़ा रूप कब धारण कर ले पता नहीं चलता है। दूसरा, आप और हम जहाँ से पढ़ के निकले हैं, ऐसा माहौल था कि हम चाहते और ना चाहते कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बाबा साहब के विचार बहुत लोगों ने अपने यहाँ व्यक्त करे, लेकिन मेरे को भी एक विचार उनका याद आ गया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और हमने तो उस माहौल में वो दूध पिया है जहाँ हमें पढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक ही नहीं होते थे। और आप तो हमसे भी अग्रणी हैं। जिस समय से आप पढ़ के आए हैं ना, उस समय तो शायद अपने समाज के शिक्षक होते ही नहीं थे। अगर किसी विद्यालय में आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, कुशवाहा जी सब मिलते थे, लेकिन मौर्य जी नहीं मिलते थे, सागर साहब नहीं मिलते थे, ठीक है, ये सब लोग नहीं मिलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है, वही शब्द मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा रूपी दूध जो पी लेता है वो दहाड़ता है। और आज की डेट में हमारे पास इतने शिक्षक हैं पूरे भारतवर्ष में कि अगर हम अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करते रहें और शिक्षा रूपी ज्ञान आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से देते रहें और आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब
या अपने जितने भी गणमान्य व्यक्ति हुए हैं उनकी सही जानकारी देते रहें। क्योंकि मैं देखो, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ आपका। दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है, मेरे भैया भाभी वहाँ रहते हैं। तो चूँकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, फिरोजाबाद से हूँ, तो वहाँ जय भीम बोलने का प्रचलन है। क्योंकि आगरा आप देखोगे तो एससी वर्ग की एक मंडल स्तर पर बहुत अच्छी पहचान है, तो वहाँ जय भीम का प्रचलन भी है। तो मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मेरे भाई के जो बेटे वगैरह हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ बाबा साहब के बारे में, तो अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते। कारण बस यही है कि जो लोग बाहर निकल चुके हैं हमारे पूर्वजों के बारे में बताते ही नहीं हैं। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, उनके संघर्षों की वजह से हम आज यहाँ तक हैं, तो मैं आप लोगों से सभी से बोलना चाहूँगा, जहाँ भी संभव हो बाबा साहब के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों का जहाँ भी मौका मिले उनके बारे में बताएं आप। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो शायद उन्हें दूसरे समाज का कोई व्यक्ति, जब हम ही नहीं बता पा रहे हैं अपने समाज के बारे में, तो दूसरे समाज का व्यक्ति, अभी मीडिया के बारे में बात हो रहा था, ठीक है ना। मीडिया आप देखते होंगे, मेरा तो शायद पिछले 7-8 सालों से ना न्यूज़ सुनने से विश्वास उठ गया है, अच्छा नहीं लगता न्यूज़ सुनना। तो आज की डेट में मीडिया भी ना हम और आप ही हैं, हमें अपनी मीडिया का भी काम करना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम सेना, उनको हम बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों से स्वागत कीजिए। निवेदन है कि संक्षिप्त में अपने विचार रखें। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए उन्हीं के समक्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में भी नमन, कबीरदास जी के भी चरणों में नमन, गुरु घासीदास जी के चरणों में नमन, बिरसा मुंडे जी के चरणों में नमन, नारायण गुरु जी के चरणों में नमन। साथ ही हजारों लाखों वंचित रह चुके शिक्षा से, जिनको शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए एक आरक्षण की शुरुआत करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जी को भी नमन। देश के अंदर पहला स्कूल अपनी पत्नी के साथ मिलकर के चलाने वाले, खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी नमन। देश की पहली महिला शिक्षिका, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ महिला शिक्षिका बैठी हुई हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है शिक्षा देने के लिए? क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। देश के अंदर अगर पहला स्कूल खोला तो वो माँ सावित्री बाई ने खोला, और उनका सहयोग करने के लिए माँ फातिमा बेग भी थी, तो उनके भी चरणों में नमन। साथ ही विश्व रत्न, पूरे विश्व के अंदर हाथ से लिखा हुआ संविधान देने वाले बोधिसत्व भारत रत्न से सुसज्जित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के भी चरणों में नमन। सम्मानित साथियों, महापुरुषों ने हमें संदेश दिए हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें सत्ता की चाबी भी दी है। ऐसे महानुभाव मान्यवर काशीराम साहब के भी चरणों में नमन। हजारों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, बहुजन समाज के हजारों बेगुनाह लोगों को जनरल माइकल डायर के द्वारा मारने पर उनका बदला लेने वाले सरदार उधम सिंह के भी चरणों में नमन। देश के अंदर विज्ञान की नींव को आगे लेकर के जाने वाले, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले, भारत रत्न से सम्मानित महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के भी चरणों में नमन। सम्मानित साथियों, अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड का मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूं, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मदेव जी, महासचिव देवेंद्र जी और तमाम उनकी पूरी कमेटी का मैं भीम सेना टीम की तरफ से उनका साधुवाद भी करता हूं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथीगण बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
और अपनी बात को आगे लेके चलूं। हम लोग यह संगठन की बात सुन रहे हैं काफ़ी देर से। संगठन कर क्या रहा है, संगठन ने किया क्या है और संगठन करने क्या जा रहा है, मेन चीज़ वो आ जाती है। महिला परिवार और समाज का उत्थान अगर करती है तो उसमें बदलाव भी लाने का काम कर सकती है। और मुझे आज बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं जहां शिक्षित महिलाएं बैठी हुई हैं, क्योंकि मुझे तो कार्यक्रम जहां मिलते हैं वो गांव में मिलते हैं, देहात में मिलते हैं, जहां महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। उन्हें हम कुछ अगर अपनी बातें बताते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षित महिलाएं हैं। और मुझे आज अपनी बात तो यहाँ रखने का बड़ा आनंद में होगा और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी बातों का आनंद भी लेंगे। बाबा साहब ने संदेश दिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख लिए। शिक्षा का मतलब होता है कि आप शिक्षित हो गए हैं, आप दिमाग से शिक्षित हैं, आप तर्क कर सकते हैं। अगर आपके सामने किसी भी बात को अगर रखा जा रहा है, किसी भी पाखंड को आपके सामने लाया जा रहा है, किसी भी अंधविश्वास में आपको डाला जा रहा है, आप उसके प्रति तर्क करें। यह है शिक्षा, इसी को कहते हैं शिक्षित होना। देश का दुर्भाग्य है कि भारत को अलग अलग समय पर मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा धर्म और आस्था में जकड़ करके पाखंड में पूरी तरीके से डुबोया हुआ है। जिन जिन महापुरुषों के मैंने नाम लिए हैं, इन सभी महापुरुषों ने इस समाज को, इस देश को उस अंधविश्वास, उस पाखंड से निकालने का रास्ता दिया। लेकिन मैं मानता हूं इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं और खासतौर से हमारी जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, कि शायद हो सकता है इन बहुत सारे महापुरुषों को जानती ना हो। ये सच्चाई है। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग पढ़ाते भी हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ाया आपने, पढ़ाया भी, आज भी पढ़ाते हो बच्चों को। झूठ पढ़ा रही हैं आप। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी नहीं, वो झलकाई बाई थी, वो झलकारी बाई थी जो झांसी रानी के भेष में अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम कर रही थी। झांसी की रानी को तो अंग्रेज उठा करके ले गए थे, उसको तो अपने देश में ले जाकर उन्होंने तोप से उड़ा दिया था। उसकी जगह पर झलकारी बाई लड़ती है और झलकारी बाई का आज इतिहास हमारी किताबों में नहीं है। क्यों? वही चीजें आ जाती हैं। जब अर्जुन के सामने एकलव्य खड़ा हो जाता है तो अर्जुन को धनुर्विद्या का विश्व विजेता बताया जाता है, और एकलव्य जो उससे घना, उससे अधिक बलशाली था, उसका अंगूठा लेकर के उसको खत्म करने का काम कर दिया जाता है। यही वो मनुवादी विचारधारा के लोग होते हैं। सम्मानित साथियों, शिक्षा आपको तर्क का रास्ता देती है और धर्म हमें अंधविश्वास और भेदभाव का रास्ता देता है। धर्म हमें जातियों में बांटने का काम करता है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित वो बने। उन्होंने विज्ञान को अपनाया। उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? विज्ञान था। आप टीवी पर एक नाटक देख रहे हैं, एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने छोटी सी बाल्य अवस्था में एक किताब खरीदी, जब वो पढ़ना भी नहीं जानते थे। वो कौन सी किताब थी? वो विज्ञान की किताब थी। बाबा साहब को अगर रुचि थी तो विज्ञान में रुचि थी। बाबा साहब ने विज्ञान को पढ़ा, विज्ञान को जाना, वो आधुनिक बने और उन्होंने इस देश को आधुनिक बनाया और उन्होंने इस देश को संविधान दिया। संविधान वो दिया जिसकी शुरुआत वो करते हैं हम भारत के लोग। और धर्म क्या कहता है? वो आपको जातियों में बांटने का काम करता है, वो हमें भेदभाव में लाने का काम करता है। तो हमें आधुनिक बनना है, हमें विज्ञान को अपनाना है, हमें अगर बाबा साहब को अपनाना है तो उनकी नीतियों को भी अपनाना होगा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप मैंने जो लिख दिया उसे पढ़ते रहो। बाबा साहब को पढ़ना है, बाबा साहब को जानना भी है। उन्होंने कहा क्या है? अगर मैं इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाऊं, धर्म की अगर मैं बात कर दूं, एक धर्म के ऊपर मैक्सिमम जो महिलाएं होती हैं, धर्म के द्वारा भारत के अंदर असंख्य त्योहार दिए हुए हैं। तो जिन त्योहारों को खास तौर से हमारी महिलाएं अपने घर में बड़े शौक के साथ मनाती हैं। कई तो ऐसे फेस्टिवल हैं जो बड़े शॉपिंग करा देते हैं।
हजारों रुपए की शॉपिंग हो जाती है पुरुष की, चाहे उसके पास पैसा ना हो कि भाई मुझे तो नई साड़ी चाहिए, तो वो लाकर देता है, चाहे उसका रोजगार अच्छा है या नहीं है, नहीं तो उसके नाम का वो काम खत्म हो जाएगा, उसकी तो आयु कम हो जाएगी। इस तरीके के फेस्टिवल धर्म हमें देता है। धर्म हमें कमजोर बनाता है। धर्म को हम सब लोग मानते हैं। इस धर्म से जुड़े हुए कई महाकाव्य यहाँ कुछ स्वार्थी लोगों ने लिख डाले हैं, जिनमें से रामायण भी एक है। राम की मूर्तियां सबके घरों में मिलेंगी, कृष्ण जी की मूर्तियां सबके घरों में मिलेंगी, बाबा साहब की मूर्ति शायद बहुत कम लोगों में मिलेंगी। बाबा साहब ने कहा है धर्म को छोड़िए, उन्होंने खुद धर्म को छोड़ा था। बाबा साहब ने अपनी मृत्यु से ठीक 6 माह पूर्व पहले उन्होंने दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने वो धर्म अपनाया जो समानता के ऊपर पूरा टिका हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध भी कोई धर्म नहीं है, वो भी धम्म है, और धम्म का मतलब होता है दीक्षा, और दीक्षा का मतलब है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ली गई आपने धर्म की एक शिक्षा ली है, वो आपको मानव के प्रति मानव और जानवर के प्रति प्रेम का भाव देता है। सम्मानित साथियों, महाभारत एक ऐसी महाकाव्य लिखा हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रामायण को भी और उसको भी सबको बोल दिया कि भाई ये एक काल्पनिक कथा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब आपको पता होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखे भी होंगे, पढ़े होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये कुछ भी नहीं है, ये काल्पनिक कथा है, उस काल्पनिक कथा के आधार पर अयोध्या के अंदर मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया जाता है, और जब उस मंदिर के वहां पर खुदाई होती है तो वहां बुद्ध के शिलेख मिलते हैं। मैं भीमसेना जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता, जब हम लोगों ने वहां देखा, हमारी टीम ने हमें सूचना दी कि वहां तो बुद्ध के शिलालेख निकल रहे हैं, हम लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली कि हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए, हमें भी सुना जाए। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा ना हो, लेकिन कुछ अखबारों ने ये खबरें दिखाई थी कि भीमसेना उसमें पार्टी बनी है और भीमसेना ने कहा है कि भाई हमें भी सुना जाए। अयोध्या का नाम आज अयोध्या है, तभी उसका पहले नाम तो साकेत हुआ करता था, और साकेत जो नाम था वो सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया था। उसको सब इतिहासों को उन्होंने बदल दिया, उस इतिहास को किताबों के माध्यम से दफन कर दिया गया, और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई पांडव 5 पुत्र थे और एक तरफ 100 थे, पांचों का युद्ध हुआ 100 के साथ और पांचों ने 100 को मार दिया। क्या मुमकिन है क्या? 5 पुत्र भी कैसे हुए वो भी शायद आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। मुझे पीछे से इशारा हुआ है कि आप थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। मैं तो काफी देर से सुन रहा था कि यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, क्योंकि जहाँ शिक्षित महिलाएं किसी कार्यक्रम में अगर शिरकत कर ले तो वो कार्यक्रम बड़ा सफल हो जाता है। परिवार के अंदर अगर बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है तो वो महिला नेतृत्व करता है, और महिलाएं परिवार को अगर बदल सकती है, अगर एक परिवार आपका बदलता है तो आपके आने वाली 5 पीढ़ियां ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। अच्छी बातों को सुनना चाहिए। मुझे इशारा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बातें कुछ आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा। मातृशक्ति को बाबा साहब ने भी नमन किया था। बाबा साहब ने इन महिलाओं को वो तमाम अधिकार दिए जिन अधिकारों से आप हमेशा वंचित थे। SC ST OBC की महिलाएं नहीं, इस देश के अंदर जो हम लोग मनुवादी कहते हैं उनकी महिलाएं भी वंचित थी। आप लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को कहीं जाने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था, और तो और जो हमारे समाज की महिलाएं थी उनको तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार आपको बाबा साहब ने दिए और लिखित में दिए हैं, रिटर्न में दे दिए, मोहर लगा दी उन्होंने उसके ऊपर अपनी, कि इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आज समाज की महिलाएं फिर भी उसे बदल रही हैं। तो मैं मानता हूं बाबा साहब ने जो लिखा, बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब जो आपको दे के गए हैं, आप उसे स्वयं मान भी नहीं रहे, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। पांडवों की शुरुआत होती है कुंती से।
कुंती को पुत्र मिल जाता है, पहले सूर्य भगवान आकर उसको पुत्र दे जाते हैं। सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। सूर्य देव आते हैं कि भाई मुझे तो कुछ आपको देना ही है, आपने मेरा अनुष्ठान कर दिया, मुझे पुकारा, तो मैं आपको क्या दे करके जाऊं। कुंती कहती थी मैं तो राजी हूँ, रानी हूँ, महाराज हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, कि नहीं मुझे तो कुछ देना ही है। और वो उसको दे जाते हैं पुत्र, और पुत्र लेकर के वो बड़ी परेशान में पड़ जाती है कि इसका मैं क्या करूं, और उसको वो आगे पानी के साथ बहा देती है, और वो आगे जाकर के जन्म ले जो बड़ा होकर के बड़ा होता है, और उसको शूद्र पुत्र कोई परिवार उसको पाल लेता है, उसको कर्ण के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ, उनको हम बड़े ज्ञान से उसको रोचक होकर के हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं जो बाबा साहब ने, माँ सावित्री बाई ने हम लोगों को दी हैं, उनको हम लोग नहीं पढ़ते। हर एक कॉलेज, हर एक सरकारी संस्थानों में लिखा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आप पढ़े लिखे लोग एक RTI डालिए गृह मंत्रालय में, आप देखिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कब उपाधि मिली और किसने दी। आपके पास जवाब आएगा नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। राष्ट्रपिता अगर कोई है तो ज्योतिबा फूले जी हैं, उनके नाम के आगे राष्ट्रपिता जरूर लिखा हुआ है, वो आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी गृह मंत्रालय से, आप डालिए उसको। आपका इतिहास बहुत पुराना है, और ऐसा इतिहास है जो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उस इतिहास को हम स्वयं मिटा रहे हैं। अपने इतिहास को पहचानिए। और बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था, समय का अभाव है, कार्यक्रम भी काफ़ी अधिक ये बढ़ चुका है समय के हिसाब से हम देखें तो। सम्मानित साथियों, मैं तो एक मिशनरी व्यक्ति हूँ, देश के अंदर तमाम जगह पर जाता हूँ, बातें रखता हूँ, समाज को जगाने का काम करता हूँ। अभी एक मंच से मुरादनगर का एक कोई घटना थी, वहाँ की उठाई गई, हमारे संगठन ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, पूरी टीम हमारी वहाँ लगी। हम लोगों ने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए जो भी हमसे बना, हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। और मैं यहाँ से एक चीज़ और आपको बता दूँ, आपके जो भी सगे संबंधी गाजियाबाद जनपद में, उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर जहाँ भी रहते हैं, अगर उनका कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको न्याय के लिए दौड़ना पड़ रहा है, परेशान है, तो उनको न्याय दिलाने का काम हमारी टीम करती है, भीमसेना करती है, पूरे देश के अंदर करती है। हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे फ़ोन से ही शासन और प्रशासन के लोग हमेशा डर जाते हैं, वो उसको न्याय देने का वही काम कर देते हैं, हमें वहाँ जाने की नौबत भी नहीं आती है। तो ऐसा बनिए, और मैं चाहता हूँ ऐसे सभी लोग हों। तर्क करना हमारा अधिकार है, क्योंकि शिक्षित हम लोग हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट PG कॉलेज नोएडा में, वो संक्षेप में अपनी बात रखेंगे बहुत जल्दी। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को, इस संगठन के महासचिव और अध्यक्ष महोदय जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और सच मानिए, क्योंकि मैं इस संगठन से और शंभुदयाल परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन फिज़िकली मैं आज ही यहाँ प्रेजेंट हो पाई इस प्रोग्राम में। तो बहुत अच्छे मैंने विचार सुने, और ऐसा लग रहा है कि मेरा जो परिवार है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग अब प्रिंसिपल भी बन रहे हैं डिग्री कॉलेज में, अब DIOS भी बन रहे हैं, एजुकेशन के हर एक एरिया में हम लोग जो हैं काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने परिवार में जो बच्चे हैं और जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमने इतनी मेहनत की, हम उन सबको बहुत अच्छी एजुकेशन देने में सक्षम है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत उच्च कोटि का ज्ञान उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। तो थोड़ा सा उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनका स्तर हम बढ़ा के रखें। ये नहीं कि बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया और उसको पता ही नहीं उसको आगे क्या करना है। आप जो बच्चे BA कर रहे हैं खासकर, उनसे पूछिए उन्हें भविष्य में क्या बनना है, तो मुश्किल से 5% बच्चों को ही एक अपना एक क्लियर उनका एक टारगेट होगा कि मुझे ये जाना है, सिविल सर्विस में जाना है।
तो कोशिश हम सब यही करें कि अपने बच्चों को आज के समय में, आज के दौर में जो लेटेस्ट जो करियर के अवसर हैं और वो उनको बताएं, ताकि वो अपने लिए जो अपने भविष्य के बारे में सोचें और इस जो जहाँ तक हम सब लोग अब पहुँचे हैं, इस अपने समाज की प्रगति को वो और आगे लेकर जाएं। तो इसी के साथ धन्यवाद। डॉक्टर मिथिलेश गौतम है प्रधानाचार्य लाला लाजपत राय धनकौर। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को सत सत नमन। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन। और इस प्रांगण में उपस्थित मंचासीन विद्वान जन और सम्मानित सभी विद्वान जन। अभी मैं काफ़ी देर से सभी लोगों ने मातृशक्ति की सराहना करी। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में कि मातृशक्ति का बहुत सहयोग है, लेकिन ये सहयोग तभी है तब आप लोग सहयोग करेंगे। हम अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को ये स्वतंत्रता दें कि वो भी हमारे साथ मंच पर आए, उनका सहयोग करें। यदि हम किसी संगोष्ठी में जा रहे हैं या किसी ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जो हमारे समाज का है, तो हम उनसे कहें कि आप भी हम आपके साथ चलेंगे, आप जल्दी तैयार होइए, काम समेटिएगा, या अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आएँ, तभी तो समाज प्रोग्रेस करेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग सराहनीय। हमारा मंच और भी ज़्यादा बड़ा होता, और भी भरा होगा, हमारा समाज बहुत प्रोग्रेस करेगा यदि हम अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे जो भी हैं या कोई भी सम्मानित महिला है, उन्हें सम्मान देंगे। हमारी महिलाएं सिर्फ सम्मान की भूखी हैं, उन्हें जेवर, जेवरात या बहुत अच्छे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सिर्फ आप सम्मान देंगे तो वो समाज को बहुत आगे ले जाएंगी। आप उन्हें अपने साथ लेकर आइएगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा। ये नहीं कि वो तो घर में काम कर रही है, हम तो चले भाई, हमें वहाँ जाना है, आज हमारे यहाँ शैक्षिक संगोष्ठी है, या आज हमें बुद्ध वंदना है, हमें ही जाना है। आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर आइएगा, उन्हें भी समझाइएगा। वो महत्व तब समझेंगे तब वो इन संगोष्ठी में आएंगे या ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आएंगे। हम तो आ गए, हमने उन्हें ये भी कह दिया, यार आप चलते तो बड़ा अच्छा लगता है ना, आज वहाँ पर कितना अच्छा कार्यक्रम था, आपको बड़ा ज्ञान मिलता। लेकिन ज्ञान तो तब मिलेगा ना, तब उन्हें आप प्रोत्साहित करेंगे, आप उन्हें साथ लेकर आएंगे। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षक। साथियों, आज अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस संचालक मंडल जो शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद के द्वारा ये आहूत किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। संगठन प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, तो इसी बीच सर्वप्रथम जीव जगत को करुणा प्रदान करने वाले दया के सागर गौतम बुद्ध एवं हमारे समस्त अग्रज, जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ नया मार्ग दिया है, जिसमें बाबा साहब विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको नमन। साथियों, मंचासीन सभापति महोदय श्री प्रेमपाल जी, जो हमारे संरक्षक हैं, हापुड़ जो टीम है हमारी संगठन की बनी हुई, उसमें संरक्षक भी हैं और काफ़ी बहुत अच्छी रुचि से भाग लेते हैं प्रत्येक कार्यक्रम में। साथ में मंचासीन श्री विजेंद्र भारतीय जी, उपाध्यक्ष भीमसेना, हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। साथ में श्री सुशील कुमार जी, डॉक्टर सुशील कुमार जी, प्राचार्य अग्रसेन पीजी कॉलेज सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर। ये हमारे भूतपूर्व एमएलसी शिक्षक भी यहाँ पर रहे हैं,
पिछले वर्ष जो इलेक्शन हुआ है और संगठन ने इनके साथ तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। और इनके बारे में आपको अवगत होगा कि जो 8-9 उम्मीदवार खड़े हुए थे शिक्षक एमएलसी सीट पर, उसमें एकमात्र एससी के उम्मीदवार थे। इन्होंने काफ़ी साहस से काम किया और संगठन की मदद से इनको काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया गया। मंच पर विराजमान श्री दीपक जी, खंड शिक्षा अधिकारी, जो गाजियाबाद में अभी जल्दी ही नवनियुक्त हुए हैं, इनका आभार। और साथ में श्री भूपेश दिनकर जी, खंड शिक्षा अधिकारी, इनका भी गाजियाबाद जनपद में नई नियुक्ति हुई है, इनका आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारे बीच में श्री गंभीर सिंह जी, सिटी मजिस्ट्रेट, जिनके आने का यहाँ पर तय हुआ था, किसी कारण से डीएम साहब की मीटिंग में वो नहीं आ सके हैं, लेकिन बहुत अच्छे योगदान उनका समाज में रहता है। वो अभी अभी गाजियाबाद जनपद में आए हैं, तो वो नहीं आ सके, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में विराजमान प्रधानाचार्यगण और हमारे प्रबुद्ध साथी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी का आभार संगठन की तरफ से, बार बार आभार कि आप आए, आपने समय दिया और शांति प्रदान करते हुए सबको सुना। साथियों, दिसंबर 2007 से संगठन लगातार कीर्तिमान एवं विस्तार की ओर अग्रसर है। जैसा सब अवगत हैं, प्रथम सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज इंद्रगढ़ी में 20 दिसंबर 2007 में आयोजित किया गया था। उसी में कार्यकारिणी का गठन किया गया। समाज को कुशलतम प्रबुद्ध नागरिक प्रदान करने में हमारा शिक्षक समुदाय संघर्षरत है। अपने अपने स्तर पर, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक तरीके से अपने अपने कार्यों के द्वारा समाज को लाभ पहुंचा रहा है। 2008-18 में समय की मांग पर संगठन पंजीकृत हुआ और शासन प्रशासन से संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत एवं संघर्षरत रहते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ता आ रहा है। इसी बीच साथियों, समस्याओं की जहाँ बात करें, जो समस्याएं संगठन के पास आती हैं, चाहे लखनऊ की समस्या हो, श्री धर्मवीर सिंह वहाँ पर प्रधानाचार्य, उनके साथ मामला आया हो, चाहे बुलंदशहर में वीरेंद्र कुमार, उनके साथ अभी अभी एक घटना चक्र हुआ हो, चाहे मेरठ में श्री महेंद्र सिंह जी प्रधानाचार्य, उनके साथ मामला हुआ हो, चाहे हमारे बीच में अभी अभी मुरादनगर क्षेत्र में एक प्रधानाचार्य जी के साथ मामला हुआ हो, और चाहे किसी प्रकार से नई नियुक्ति या किसी प्रकार से जो कंपनसेशन की नियुक्तियां गए हैं, उनमें विभागीय मामलों के साथ साथ संगठन अन्य कार्य भी करता आ रहा है। इसी बीच इसमें आपको बता देना चाहते हैं, पिछले 2019 में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं होती हैं, 75% मार्क्स हाई स्कूल इंटर में जो लाए थे, उनको हमने उनके साथ उनके गार्जियंस को भी सम्मान दिया गया था। तो ये कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ। और पिछले वर्ष 2020 में ये कोरोना के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, और इस वर्ष में उनको हम बुला नहीं पाए जो बच्चे रैंक में आए हैं, क्योंकि अब की बार रिजल्ट भी और एग्ज़ाम भी उस तरह से नहीं हो पाए हैं। तो इसी बीच जागरूकता से सम्मानजनक एवं कुशलतक स्थिति में समाधान निकालने में संगठन अहम भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही हमारे अग्रज महापुरुषों की वास्तविक लेखनी को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में पिछले 2 वर्षों से संगठन छात्रावासों, कॉलेजों, बुद्ध विहारों एवं पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों को अपनी जिम्मेदारी से पहुंचाता आ रहा है। इसी बीच आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि 75 वॉल्यूम सेट, बाबा साहब के जो वॉल्यूम सेट हैं, उसमें 40 पुस्तकें हैं, और वो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली से संगठन के द्वारा मंगाकर 75 सेट
अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे हमारे जो शिक्षित वर्ग है वो इसका लाभ उठा सके। और जहां तक हम समझते हैं कि कुछ संपादकों के माध्यम से, कुछ प्रेस के माध्यम से हमने देखा गया है कि कुछ किताबों में गलत छाप दिए जाते हैं, तो ये जो साहित्य है ये ओरिजिनल साहित्य है, इसको हमने पहुंचाने का काम करने की मुहिम शुरू की। इस वर्ष कहीं ये पहुंचाया नहीं गया। और इस दिन को हम क्यों चुनते हैं, ये 14 अक्टूबर को हम चुनते हैं क्योंकि एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 56 को बौद्ध धम्म में आना चाह रहे थे, तो उन्होंने निवर्तमान प्रधानमंत्री जी से, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनसे एक अपेक्षा की थी, एक लेटर लिखा था कि सरकार मेरे द्वारा लिखी हुई बुद्ध धम्म एंड हिज द बुद्धा एंड हिज धम्मा की जो पुस्तक है उसको खरीद ले और उसको लाइब्रेरीज में और इस कार्यक्रम में आने वाले प्रबुद्ध वर्ग को यहाँ पर दिया जाए। लेकिन आप इससे अवगत होना चाहिए कि वो उस लेटर का जवाब भी नहीं दिया पीएम महोदय ने, और एक समय बेअर्ड हो गया, समय निकल गया और वो कार्य भी संपन्न नहीं किया, यानी मना भी नहीं किया और काम भी नहीं किया, क्योंकि उस समय बाबा साहब के पास, स्वयं के पास इतनी मनी नहीं थी। तो संगठन ने इस बात को बखूबी समझा, काफ़ी संगठन इसमें अपने कार्य करते हैं। तो हमें ऐसा मानते हैं कुछ गाँव में जाके छोटी छोटी लाइब्रेरीज के माध्यम से, पुस्तकालयों में, डिग्री कॉलेजों में, बुद्ध विहारों में ये सिलेबस जो ओरिजिनल साहित्य है हमारे अग्रजों का, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। और लाइब्रेरीज खोल के किसी के घर में जो खाली पड़े हुए हैं, और कुछ चौपाल ऐसी हैं जिनकी घर खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं। करीब 25 गाँव में हमने मिनी लाइब्रेरीज इस तरह की बनाई हैं, जिसमें 100 किताबें हम लोग पहुँचाते हैं और संगठन इसका खर्चा अपने द्वारा ही अदा करते हैं। किसी प्रकार की जो संस्था ली जाती है आपसे, उससे खर्च नहीं करते हैं। तो इसी बीच में आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी अपने स्तर से इस तरह की मुहिम चला सकते हैं, संगठन के साथ भी अपना योगदान दे सकते हैं। इस कार्य में साथ ही संगठन होनहार विद्यार्थियों को प्रेरित करते, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने में सक्षम प्रबुद्ध शिक्षक समुदाय से आह्वान करता है कि उन्हें कुशलतम एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने लायक बनाने में अपना प्रमुख योगदान देते हुए एक सोशल कंसेप्ट बाबा साहब का रहा, पे बैक टू सोसाइटी। उसमें उन्होंने विचार रखा कि अपनी आमदनी का 5% हिस्सा यदि हम इस तरह से लगाएं उचित स्थान पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, बुक्स के माध्यम से, एक सेंटर चलाने के माध्यम से, तो इस प्रकार से ये मुहिम आगे बढ़ जाएगी। इसका कारण क्यों है, क्योंकि हम जो जॉब करते हैं वो एक प्रतिनिधित्व को यहाँ पर प्रदान करती है। हम व्यक्तिगत नहीं हैं, ये आपकी मेहनत से जॉब नहीं है, आरक्षण के तरीके से, आपके पढ़ने के मार्ग खुलने से तभी आप अच्छी आमदनी कमा पा रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी में आता है। इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और आर्थिक मदद मिलेगी। जो बच्चे हेल्प लेके कामयाब होंगे उसमें आपका योगदान हो जाएगा और समाज बहुत अच्छी प्रकार से तरक्की कर पाएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख देन व्यक्तिगत नागरिकता का कंसेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। मैं 2 लाइन में ये बताना इसलिए चाहता हूँ, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, उसके बीच में आप जब पढ़ेंगे तो भारतीय नागरिकता व्यक्तिगत नागरिकता घोषित की गई है और इसीलिए आप आज़ाद हैं, धार्मिक रूप से आज़ाद हैं, किसी प्रकार की विचारधारा को स्वीकार करने के लिए आज़ाद हैं और इस पे बहुत जल्दी वार होने वाला है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो समझ लीजिए। ये सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया कि समूहगत नागरिकता ना देकर व्यक्तिगत नागरिकता दी, क्योंकि व्यक्तिगत नागरिकता से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से प्रभावित ना होते हुए अपने ज्ञान के आधार पर वैचारिकता का निर्णय ले सके, अपने किसी समूहवाद का निर्णय ले सके। ये बहुत बड़ा अधिकार संविधान में दिया हुआ है। बखूबी संगठन इस प्रकार की जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ कि हम सब सतत जागरूक रहकर संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपना प्रमुख योगदान देते रहेंगे और सोशल कैपिटल मजबूत करते रहेंगे। ये सोशल कैपिटल क्या है, आप और हमको समझना पड़ेगा। यदि हम आलोचना की बात करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा।
हमारे जो विपरीत एक विचारधारा जिसको हम मनुवादी विचारधारा कहते हैं, ये मनुवादी विचारधारा हमारे समाज में प्रवेश करती आ रही है। इसी बीच में इस विचारधारा से बचना है, ना कि व्यक्तियों से। विचारधारा का विरोध करना है, या कि व्यक्तियों का। इस सामाजिक जो कैपिटल है, राजधानी ना कह के, ये क्या है? जिस परिवार या व्यक्ति के संबंध में सामाजिक रूप से जितने भी रिश्तेदार, संबंधी और परिचित मोहल्ले में रहने वाले सभी प्रखर बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और इसमें एक बात और समझ लीजिए, पढ़े लिखे से मतलब साक्षर होना नहीं है, पढ़े लिखे से मतलब है शिक्षित होना। तो शिक्षित रहते हैं, उसका सोशल कैपिटल बहुत स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि उसको जो ज्ञान है वो सलाह लेकर मिल जाता है। किसी कार्यक्रम में जाते हैं, उनसे सलाह लेकर मिल जाता है। और हमारे बच्चों के लिए जिसका सोशल कैपिटल मजबूत नहीं होता, उसको किसी रिश्तेदारी में जाने पर, किसी कार्यक्रम में जाने पर, यदि हमारे परिचित संबंधी इतने ज्ञानवान ना हो तो उनको ये ज्ञान नहीं मिलता है और सोशल कैपिटल कमज़ोर रह जाता है। इस पे हमें ध्यान देना है। ये सोशल कैपिटल बनाने में हमारा शिक्षक समुदाय बहुत अच्छा काम कर सकता है। जहाँ भी जाएं, किसी भी कार्यक्रम में जाएं, इस तरह की विचारधारा का डिस्कशन करना चाहिए। तो इसी बीच संगठन एक बात जरूर कहना चाहेगा, शेर बन के रहो चाहे जंगल छोटा हो। शेर बन के रहो चाहे जंगल छोटा हो। इसी के साथ सबका आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार से कार्यक्रम सफल होते रहें। और पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। संगठन आपका हमेशा आभारी रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षक।